हेलो एवरीवन। पेपर 6 का जो खंड ब है, जिसका आंसर गैस पेपर में नहीं दिया गया है आप लोगों का, तो उसका एक आंसर जो हर साल पूछा गया है उसके सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। कभी क्योंकि पूछा जाता है कभी कि ईरान के शाह की जीवनी लिखें, फिर कभी पूछा जाता है कि ईरान के शाह पहलव के आने से पहले की स्थितियां क्या थी, ईरान के शाह के आने के बाद की स्थितियां क्या हुई, ईरान के शाह की विदेश नीतियां क्या थी, ईरान के शाह की गृह नीतियां मतलब आंतरिक नीति और गृह नीति क्या थी। ये अलग अलग एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, उन सब को एक साथ समेट के हम लोग पढ़ लेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन तो पक्का ही है 20 मार्क्स का जो इससे आ ही जाएगा, तो कोई भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग लिख पाएंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग करने वाले क्या है, ईरान के शाह के बारे में थोड़ा सा इसका जीवनी का देख लेते हैं। ईरान के देखो इसका नाम क्या है, शाह, ये राजा का पद को शाह कहा गया, ये नाम में नहीं है इनका। इनका नाम है मोहम्मद रेजा। क्या नाम है इनका? मोहम्मद रेजा। जो किस वंश का था? ये पहलव वंश का था, पहलव डायनेस्टी का, पहलव वंश का था। तो ये नाम है इसका मोहम्मद रेजा, मोहम्मद राजा। और ईरान का ये राजा बनता है, शासक बनता है, बादशाह बनता है तो शाह कहा जाता है। और किस वंश का था? पहलव वंश का। जैसे भारत में आप पढ़े मौर्य वंश, गुप्त वंश वगैरह सब, तो वो पहलव वंश का था। इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म देखिए, ईरान के शाह का जन्म आप लोग मेरे साथ लिखते जाएंगे। जन्म इनका 15 मार्च 1878 ईस्वी को हुआ। 15 मार्च 1878 ईस्वी को एक जगह है जिसका नाम है माजंदरान। क्या नाम जगह है? माजंदरान। एक प्रांत है ईरान का, ईरान का एक राज्य है, जैसे भारत का राज्य बिहार है उसी तरह माजंदरान प्रांत ईरान में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो है सेना में थे। इनके पिताजी क्या थे? सेना में। और इनके पिताजी का जो नाम है वो है मेजर अब्बास अली। तो इसका पिता कौन है? इनका पिता है मेजर अब्बास अली। मेजर अब्बास अली इनके पिताजी जो सेना में थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी मां जो है ईरान की राजधानी तेहरान इनको लेकर चली गई, जहां इनका लालन पालन हुआ। मतलब बहुत कम आयु में इनके पिताजी चल बसे थे, ठीक। और उनके बाद इन्हें जब ये युवावस्था में आए तो इन्हें रूसी प्रशिक्षकों द्वारा, मतलब रूस में कुछ प्रशिक्षक थे, रूस के प्रशिक्षक जो ईरान में थे, तेहरान में, वो सेना के लिए प्रशिक्षण देते थे। तो रूसी प्रशिक्षकों के द्वारा इसका प्रशिक्षण किया गया। यहाँ तक क्लियर है? आप लिखते चलेंगे ये सारे पॉइंट्स को। रूसी प्रशिक्षकों के द्वारा इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त की। ये बहुत ही तेज तर्रार फुर्तीला युवा थे, बहुत ही प्रतिभाशाली एवं साहसी युवा थे। इनकी प्रतिभा, इनका साहस और इनका जो है लगन बिल्कुल अद्वितीय था। उस समय सबसे अलग दिख रहे थे ये अपनी कौशल के कारण, ठीक। अब यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं ईरान, इसकी जीवनी का कुछ बात आ गई। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे, चाहे विदेश नीति पूछे, इतना तो जो अभी लिखा है इंट्रो, ये सारी चीजें आप उस पर पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं कि ईरान के शाह पहलव के पहले की स्थितियां क्या थी, इससे पूर्व की स्थितियां क्या थी, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मतलब ईरान के शाह पहलव से पूर्व की स्थितियां क्या रही है, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपने ईरान के पूर्व शासकों द्वारा सदियों तक जो कुशासन चलाई गई, देखिए क्या बोल रहे हैं, पूर्व शासकों द्वारा जो कुशासन सदियों तक चलाई गई, उससे ईरान पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर था। मतलब सब कुछ खत्म, अर्थव्यवस्था खत्म, सामाजिक अव्यवस्था फैल गई थी, चारों तरफ जो है मत्स्य शासन था। मत्स्य शासन समझ रहे हैं आप लोग? मत्स्य शासन का मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी। मतलब जिसके पास ताकत है वो समाज में राज करेगा, जो कमजोर है वो पिसा जाएगा, ठीक है। उसको मत्स्य शासन कहते हैं, ठीक है। तो पूरी तरह मत्स्य शासन वाली अराजकता वाली स्थिति थी। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध बात करते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध जो कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। इसका प्रभाव भी ईरान पर बुरी तरह पड़ा और ईरान तबाही के कगार पर आ गया। ईरान तबाही के कगार पर आ चुका था। ईरान में सारी चीजें शिथिल पड़ चुकी थी। इसका अर्थव्यवस्था बिल्कुल बंद पड़ गया था, अर्थव्यवस्था शिथिल थी। समाज में अराजकता था। समाज में क्या था? और राजकता था। मतलब धार्मिक तत्व तो बहुत ज्यादा था, और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मुस्लिम देश है तो
धर्म किस तरह शासन करेगा वहाँ पे। अराजकता थी, ईरान बर्बादी के कगार पे था और विघटन की स्थिति आ गई थी। विघटन समझ रहे हैं, विघटन मतलब जब किसी भी देश का अर्थव्यवस्था और समाज पूरी तरह से बिगड़ जाता है और राजनीतिक स्थिति कोई मजबूत नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में देश जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, उसको कहते हैं विघटन। तो ईरान विघटन की स्थिति पर आ चुका था। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो देशभक्त थे, राष्ट्रवादी लोग थे, अगला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ऐसी स्थिति में देशभक्त और राष्ट्रवादी लोग जो है लंबे समय से विदेशी शक्तियों के प्रभुत्व से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। इस पर ब्रिटेन का लंबा प्रभुत्व चला था, ब्रिटेन का शोषण चल रहा था, लोगों को धार्मिक आदत शिया और सुन्नी के आधार पर लड़ा के वो लोग जो है अपना जैसा लूट खसोट इंडिया में मचा रहा था वही वहाँ भी चल रहा था। तो विदेशी प्रभुत्व से बचने के लिए राष्ट्रवादी तत्व, देशभक्त तत्व काफी समय से प्रयास कर रहे थे। ऐसे में जो ईरान का शाह पहलव जो है मोहम्मद रेजा, उन्होंने सोचा और प्रयास किया कि ऐसे अनुशासित सैन्य बल द्वारा, क्योंकि जब भी अराजकता फैलती है तो सबसे पहले मजबूत सेना की आवश्यकता होती है उसको ठीक करने के लिए। मजबूत सैन्य बल द्वारा एक समर्थित सरकार बनाई जाए, एक ऐसा सरकार जिसके पास एक मजबूत सेना का बल हो और किसी भी तरह की अराजकता को रोका जा सके, व्यापार वाणिज्य को ठीक किया जा सके और अर्थव्यवस्था को सही किया जा सके। इसके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। ठीक है, और अराजकता के खिलाफ सख्त कदम उठाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ऐसे में उन्होंने 1200 लोगों की सेना बनाकर, आप देखिए उस समय कैसी अराजकता थी, 1200 लोगों की सेना भी बहुत पड़ गई थी, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में लोग बढ़ चुके थे। 1200 लोगों की सेना के द्वारा तेहरान पर आक्रमण कर देता है, ईरान की जो राजधानी थी तेहरान पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद अलाउद्दीन तख्ताबासी, इसका नाम लिखेंगे, क्या है, अलाउद्दीन तख्ताबासी को वहां का शासक बना देता है। अलाउद्दीन तख्ताबासी को ये खुद शासक नहीं बनता है, अलाउद्दीन तख्ताबासी जो अच्छे व्यक्ति थे उनको ये वहां का ईरान का शासक बना देता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये वहां के युद्ध मंत्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, युद्ध मंत्री बन जाते हैं। युद्ध मंत्री बनने के बाद उसके बाद कुछ समय बाद वो वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। युद्ध मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि अलाउद्दीन तख्ताबासी काफी बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद जब वो किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो ऐसे में 1925 ईस्वी में ये जो मोहम्मद रेजा है शाह बन जाता है, ईरान का बादशाह खुद बन जाता है। ईरान का बादशाह खुद बन जाता है कब, 1925 ईस्वी में ईरान का बादशाह खुद बन जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और जैसे ही ईरान का बादशाह बनता है, चूंकि ये किस वंश से थे, पहलव वंश के से थे, तो ईरान में पहलव वंश की स्थापना हो जाती है। क्लियर है, यहाँ तक लिख लिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे, अब जब ये शासक बन चुके तो इसकी आंतरिक नीति यानी गृह नीति क्या थी। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ईरान के शाह की यानी शाह पहलव मोहम्मद रेजा की आंतरिक नीति अथवा गृह नीति क्या थी। वीडियो के स्पीड को स्लो करके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसकी आंतरिक नीति या इसी को आप लोग क्या कहेंगे, गृह नीति क्या रही। तो देखिए ईरान का जो ये मोहम्मद रेजा साहब हैं, ये शाह बनने से पहले क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। तो प्रधानमंत्री जिस समय बने थे, तो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने कई क्रांतिकारी सुधारों का शुरुआत की थी और उस सुधारों को इन्होंने और तीव्र गति से चलाना शुरू कर दिया, उस सुधारों को जारी रखा। क्लियर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, इन्होंने जनजाति शक्ति को दबाया, उसको खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि जनजाति शक्ति ईरान में अराजक तत्व थे जो ईरान में अराजकता फैलाते थे, लूट डकैती वगैरह करते थे, और उस जनजाति को टुकड़ों में बांट के देश के अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर दिया ताकि वो मजबूत स्थिति में नहीं आ सके। तो दूसरा पॉइंट क्या किया, जनजाति शक्तियों को इन्होंने ध्वस्त किया। जो जनजाति शक्ति ईरान का अराजक तत्व था और उसको बहुत ही कम मात्रा में अलग अलग हिस्सों में बसा दिया। दूसरे बात में क्या है कि सभी प्रकार की विशेष अधिकारों को समाप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विशेष अधिकारों को इन्होंने समाप्त कर दिया, मतलब जो सरकारी का अधिकारी और कर्मचारी थे ना, उनके पास कई प्रकार के विशेष अधिकार थे कि वो अपना टैक्स लगा सकता है, वो अपना नियम बना सकता है। जैसे देखिए शाह नहीं थे ये, तब भी प्रधानमंत्री पद पे इन्होंने कई क्रांतिकारी चलाए थे शासन। तो इसी प्रकार और भी तो मंत्रियों के पास था ये अधिकार, सारे प्रकार के विशेष अधिकारों को इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्रांस ईरानी रेलवे स्टेशन। ट्रांस का समझ रहे हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रांस ईरानी रेलवे का इन्होंने शुरुआत की।
जिससे क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, अर्थव्यवस्था में सुधार हुई। ठीक, उसके बाद अगला क्या किया इन्होंने, महिलाओं से अपेक्षा की, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा आप लोग, महिलाओं से अपेक्षा की, महिलाओं को ऑर्डर नहीं दिया, क्या किया, महिलाओं से अपेक्षा की, क्या अपेक्षा की, महिलाओं से अपेक्षा की कि पर्दा हटा दिया जाए। और आप लोग जानते हैं कि पर्दा प्रथा जो है समाज में बुराई का प्रतीक माना जाता है। भारतीय इतिहास में जब भी पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है कि वो भारतीय इतिहास का काला अध्याय था। ठीक, महिलाओं से अपेक्षा की गई कि वो पर्दा को हटा दे। और उसके बाद देश के वित्त और संचार पर पूरी तरह से नियंत्रण कर दिया। क्या बोल रहे हैं, देश के वित्त और संचार पर पूरी तरह से इन्होंने नियंत्रण कर लिया। अगला पॉइंट क्या किया कि इन्होंने सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाए, अलग अलग जगह सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाए। और एक मेन पॉइंट 1934 ईस्वी में इन्होंने पहला विश्वविद्यालय खोला। ईरान में पहला विश्वविद्यालय 1934 ईस्वी में इन्होंने खोला। ठीक है, अब आते हैं इनकी विदेश नीति क्या रही, इसकी विदेश नीति। सबसे पहले इसको ब्रिटेन से थोड़ा सा अच्छा संबंध नहीं था, तो ब्रिटेन के प्रभाव को खत्म करने के लिए, ब्रिटेन के प्रभाव को खत्म करने के लिए रूस से दोस्ती की। आप जानते हैं ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ है जब भी है, तो ब्रिटेन और रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रभाव को खत्म करने के लिए रूस से मित्रता बढ़ाई। इन्होंने इजराइल का भी साथ दिया उस समय। अभी तो ईरान इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन है। अभी न्यूज़ में आप देखे होंगे कि सैकड़ों मिसाइल ईरान ने इजराइल पे दाग दिया। हालांकि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसका कोई एयर से तो कुछ नहीं कर सकता। तो इजराइल से मित्रता बढ़ाने की प्रयास किया। उसके बाद क्या किया, भारत के जो प्रवासी ईरान पे रह रहे थे उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया ताकि जो है अर्थव्यवस्था सही हो सके। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अपना राजदूत भेजे ताकि आपका अलग अलग देशों से इनके मित्रतापूर्ण व्यवहार हो सके। तो ये कुछ पॉइंट इनके विदेश नीति से रहे। ठीक है, और अमेरिका से इनकी सही दोस्ती तभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं हो पाई। तो ये ईरान के बारे में इसकी गृह नीति, विदेश नीति है। लेकिन इसी क्वेश्चन का एक बड़ा हिस्सा जो इस बार का बन सकता है, ईरान की क्रांति के बारे में लिखें। तो हेडलाइन बना दीजिए ईरान की क्रांति। यहां तक तो अब राज शासन है। अब आप लोग देखेंगे ईरान में लोकतंत्र। क्या देखेंगे, लोकतंत्र। हालांकि वो लोकतंत्र है नहीं, धर्मतंत्र है, क्योंकि एक खास धर्म का शासन है। तो उसको हम लोग ईरान की क्रांति के माध्यम से देखेंगे कि ईरान की में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो हेडलाइन बनाएंगे ईरान की क्रांति। ठीक है, देखिए ईरानी क्रांति 1978, ये काफी बाद में देख रहे हैं, 1978 और ये क्या हो गया 79, 78-79 में हुई, जिसे लोकप्रिय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप 11 फरवरी, क्या बात कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 11 फरवरी 1979 को ईरान में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। ठीक, तो यहाँ तक राजशाही शासन का समाप्ति होता है और लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। ईरानी क्रांति 1978 से 79 तक चली, जिसे लोकप्रिय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इससे 11 फरवरी 1979 को राजशाही तख्ता पलट हो गया और इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुई, इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई। अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ लाने का प्रयास इस क्रांति ने किया है। जो समाज अलग अलग खेमे में बट गया था, उन समाज के अलग अलग समूह को एक साथ लाने का प्रयास जो है इस क्रांति के द्वारा हुआ। अब इसमें हुआ क्या कि 1953 में मोहम्मद रेजा के बीच सत्ता का संघर्ष हो गया। मोहम्मद रेजा क्या है, मोहम्मद रेजा के बीच, बच्चों के बीच सत्ता का संघर्ष। यहाँ भी देख रहे हैं कि भारत में भी जब जहांगीर की मृत्यु होती है, शाहजहां की, उसके बेटा दारा शिकोह और औरंगजेब की बीच भयानक युद्ध होती है, जिसको हम लोग क्या देते हैं, उत्तराधिकार युद्ध। ये सत्ता का संघर्ष ही है। तो उसी प्रकार मोहम्मद रेजा के बच्चों के बीच सत्ता का संघर्ष हो जाता है। वर्षों बाद, कुछ ही वर्षों बाद, हालांकि मोहम्मद रेजा सत्ता छोड़ता नहीं है, कुछ ही वर्षों बाद मोहम्मद राजा शाह ने क्या किया, संसद को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, संसद को समाप्त कर दिया। संसद को समाप्त कर दिया। कब कर दिया संसद को समाप्त, 1953 के बाद। 1954 लिख लीजिए, इसमें मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा। संसद को समाप्त कर दिया, वर्षों बाद संसद को बर्खास्त कर दिया और इन्होंने एक श्वेत क्रांति जारी की। अब यहाँ पर एक शब्द और आ गया, इससे भी क्वेश्चन अलग कर सकता है कि श्वेत क्रांति जारी की। अब ये श्वेत क्रांति क्या है, तो पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। इस श्वेत क्रांति में क्या है, मौलवियों और जमींदारों, पहला पॉइंट, इस श्वेत क्रांति के अंतर्गत मौलवियों और जमींदारों की धन और प्रभाव को समाप्त कर दिया।
ना ही किसी मौलवी के पास किसी प्रकार का प्रभाव रहेगा, ना ही कोई प्रकार का धन रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाधित की। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाधित किया और शहरीकरण को तेज कर दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाधा पहुंचाकर शहरीकरण को तेज कर दिया। पश्चिमीकरण को जन्म दिया। पश्चिमीकरण मतलब यूरोप में जो स्थिति थी, मानव अधिकार, लोकतंत्र, इन सारी चीजों को जन्म दिया। और लोकतंत्र मानव, अगला पॉइंट क्या है, लोकतंत्र एवं मानव अधिकार जैसी चिंताओं को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब हुआ क्या, एक आगे लिखिएगा इस क्रांति का, श्वेत क्रांति देख लिए। अब ये ईरान की क्रांति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्रांति हेडलाइन लगाइए ठीक से। तो देखिए, जनवरी 1978 में तेहरान का एक समाचार पत्र, लिखेंगे आप, जनवरी 1978 में तेहरान का एक समाचार पत्र, इसका नाम है एतेलात। क्या है समाचार पत्र? एतेलात में खुमानी के विरुद्ध, ये खुमानी क्या है हमको भी समझ में ना आया, आप लोग रट लीजिएगा। खुमानी के विरुद्ध जो है निंदनीय टिप्पणी छपी। ये खुमानी कोई नेता होगा या धार्मिक गुरु होगा। खुमानी के विरुद्ध एक निंदनीय टिप्पणी छपी, जिसके कारण बड़ी संख्या में, हजारों के संख्या में जो मदरसे में पढ़ रहे छात्र थे वो सड़क पर उतर आए। और कुछ ही समय बाद, क्या लिखते चलेंगे, कुछ ही समय बाद हजारों बेरोजगार युवा भी इस क्रांति में शामिल हो गए। हजारों बेरोजगार युवा भी इस क्रांति में शामिल हो गए। और ऐसे में जो राजा शाह, ईरान का शाह था, उसके सैनिकों ने इस पर कुछ अत्याचार किए, लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो शिया कानून नियम के अनुसार 40 दिनों तक मृत्यु के बाद शोक होता है। तो उस शोक के दौरान भी हिंसा जारी रही। ऐसे में लोगों में और भी ज्यादा विद्रोह फैल गई, और बहुत ज्यादा विद्रोह फैलने के बाद 8 सितंबर को मार्शल लॉ लगा दिया गया, सैन्य शासन, मार्शल लॉ लगा दिया गया। लेकिन लोगों के विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। लोग जो है लगातार ये अपना मांग करते रहे कि शाह जो है अपना गद्दी का त्याग करे, और अंततः शाह को मजबूर होकर ईरान छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने अपनी गद्दी का त्याग कर दिया और 11 फरवरी 1979 को इस्लामिक गणतंत्र का स्थापना हो गया। ठीक है, इस तरह से इस आपका ईरान से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो का स्पीड को ठीक करके, चाहे घटाना पड़े या बढ़ाना पड़े, देख के लिख लीजिएगा और बताइए कमेंट के माध्यम से। तो बता ही सकते हैं कि आगे क्या चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए। वैचारिक मतभेद अलग है, शत्रुता तो कभी होगी नहीं।